वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग एडजेक्टिव के करेक्ट यूज का डिस्कशन करेंगे। यह 75 डेज स्ट्रेटेजी की डे 15 की क्लास है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। यहाँ पर कुछ प्रमुख एडजेक्टिव लिखे हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के संबंध में आपको याद रखना चाहिए कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और जितने भी वर्ब यूज किए जाएंगे ये भी सिंगुलर होंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल को समझते हैं। ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज। देखिए यहाँ पर ईच है, इसके बाद जो नाउन है वो भी सिंगुलर है स्टूडेंट, और इसके कारण जो इसका हेल्पिंग वर्ब है ये भी गेट्स सिंगुलर यहाँ पर लगा है। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, यहाँ पर सीट सिंगुलर है और वाज भी क्या है, सिंगुलर है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा ये हमेशा सिंगुलर होगा और इसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब आगे क्या लिखा है, यदि वाक्य में एवरी के बाद प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाची विशेषण अगर लगाओ और वो प्लूरल हो तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी क्या होगा, वो भी प्लूरल रहेगा। किसके कारण, क्योंकि यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ये प्लूरल बन चुका है। यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, सी टेक्स मेडिसिन एवरी 3 आवर्स। देखिए यहाँ पर एवरी है, एवरी के बाद यहाँ पर 3 आया, ये प्लूरल है तो इस वजह से यहाँ पर नाउन आएगा ये भी प्लूरल होगा। ही विजिट्स हियर एवरी 2 मंथ्स, देखिए 2 के कारण यहाँ पर मंथ्स लिखा गया। अब और आगे बढ़ते हैं, दूसरे यूज को देखते हैं ईच और एवरी की। तो ईच और एवरी के दूसरे यूज में आप याद रखिएगा, ईच को हमेशा 2 या 2 से अधिक के लिए यूज किया जाता है। अगर कभी भी ईच लिखा जाएगा तो ये 2 के लिए यूज किया गया तो भी सही रहेगा और 2 से ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा तो भी सही होगा। लेकिन एवरी की बात करेंगे तो एवरी हमेशा 2 से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, एवरी कभी भी 2 के लिए यूज नहीं किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स अ प्राइज। देखिए यहाँ पर लिखा है ईच ऑफ द 2 गर्ल्स, अब यहाँ पर 2 है, ईच ऑफ द, इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा लेकिन जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। तो ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स अ प्राइज, ये बिल्कुल सही है। देखिए ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, यहाँ पर आप ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट लिखेंगे तब भी सही रहेगा, एवरी ऑफ द 10 स्टूडेंट लिखेंगे तब भी सही रहेगा। ईच का प्रयोग 2 या मोर देन 2 यही यहाँ पर लिखा है और एवरी का प्रयोग हमेशा मोर देन 2 के लिए किया जाता है। आगे दिए ईच का प्रयोग निश्चित संख्या हेतु तथा एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या हेतु किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ईच का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी वस्तु या व्यक्ति को इंडिविजुअलिटी या सेपरेट एक्शन में व्यक्त करना हो। मतलब देखिए ईच के प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि चीजें इंडिविजुअल है, मतलब अलग अलग है, जबकि एवरी के प्रयोग में हमेशा ग्रुप का चर्चा किया जाता है, ग्रुप एक्शन का चर्चा किया जाता है। Each student was given a certificate by the chief guest one by one। देखिए अब जब सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो एक एक करके दिया जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे ईच का यूज किया गया। Each student went to meet the, यहाँ पे एवरी लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एवरी स्टूडेंट went to the meet the chairman in line। अब देखिए यहाँ पे लाइन में क्या होता है कि सभी विद्यार्थी चेयरमैन से मिलने के लिए जाते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहाँ पर क्या दिया, ईच एक प्रोनाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। देखिए इस लाइन से क्या पता चलता है, ईच एक प्रोनाउन भी है एक एडजेक्टिव भी है, और जबकि देखिए जब प्रोनाउन है तो इसके बाद आप ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, लेकिन एवरी सिर्फ एक एडजेक्टिव है अतः एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग करना गलत होगा। जैसे देखिए अगर आप ईच ऑफ द लिखेंगे, है ना, ईच ऑफ द, इसके बाद जो नाउन आएगा यहाँ पर नाउन आप प्लूरल लिखेंगे, ये सही होगा बिल्कुल, लेकिन एवरी ऑफ द नहीं लिखा जा सकता। एवरी ऑफ द अगर आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एवरी प्रोनाउन का कार्य नहीं करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखिए, ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एवरी ऑफ द टीचर इज डूइंग हिज वर्क ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आइदर एंड बोथ के बारे में। देखिए आइदर और बोथ दोनों का मतलब, देखिए आइदर का अर्थ क्या होता है, दोनों में से एक, या देखिए आइदर का मतलब क्या होगा, दोनों में से एक, है ना, जबकि बोथ का मतलब क्या होगा, दोनों, है ना। अब यहाँ पे क्या देखिए आइदर का अर्थ या तो उस स्थिति में होता है जब एक भाग दूसरे भाग का ही कंप्लीमेंट होता है, जैसे आइदर साइड ऑफ द रोड, आइदर हैंड। देखिए आइदर साइड ऑफ द रोड मतलब रोड के दोनों ओर में से कोई एक हो जाएगा, आइदर हैंड हो जाएगा। देखिए बोथ का प्रयोग तब किया जाता है जब वस्तु के इस प्रकार 2 भाग नहीं होते। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखिए, देयर वाज वाटर ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे।
सी हिज आइदर सन वेंट टू अमेरिका। देखिए वाक्य बी में आइदर की जगह बोथ का प्रयोग होगा और सन प्लूरल नाउन सन्स का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके दोनों लड़के गए, तो इस वजह से यहाँ पे बोथ लिखेंगे, हिज बोथ सन्स वेंट टू द अमेरिका, ये सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले पर, देख दिया है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। देखिए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अगर स्पष्ट रहेगा तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू भी आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की बात करेंगे तो लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होगा, जबकि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल के लिए किया जाएगा। देखिए लिटिल का प्रयोग होता है नकारात्मक, मतलब जब चीजें नेगेटिव हो, मतलब नगण्य है, न के बराबर। अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा, मतलब है लेकिन थोड़ा सा, जबकि द लिटिल का मतलब है थोड़ा सा है लेकिन जितना है वो सब कुछ की बात करेगा। कहानी समझिएगा, लिटिल निगेटिव है मतलब नहीं है, अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा है, द लिटिल का मतलब जितना है सबकी बात करेगा लेकिन है थोड़ा सा। ये हमेशा अनकाउंटेबल में यूज किया जाएगा, जबकि काउंटेबल की बात होगी ना तो फ्यू का मतलब क्या होगा, निगेटिव है ना, काउंटेबल निगेटिव। अ फ्यू का मतलब है लेकिन बहुत थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब जो थोड़ा सा है उतना पूरा, है ना। तो यहाँ पे देखिए यूज ऑफ लिटिल दिया है, नगण्य या कुछ नहीं। देखिए ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन द पेरेंटल बिजनेस, मतलब देखिए वो क्या यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो अपने पेरेंटल बिजनेस में बहुत एकदम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है, लगभग न के बराबर। देखिए वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब उसके ठीक होने की उम्मीद एकदम न के बराबर है ना। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज एकदम न के बराबर है। देखिए अ लिटिल की बात करेंगे तो कुछ या फिर थोड़ा सा। देखिए वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब उसके ठीक होने की बहुत थोड़ी सी उम्मीद है ना। अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है तो ये हमेशा खतरनाक होगा। ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, वो मतलब बहुत थोड़ा सा ध्यान देता है अपने पेरेंटल बिजनेस के बारे में। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर द लिटिल की बात करेंगे तो द लिटिल का मतलब बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है वो सब कुछ की बात किया जाएगा। देखिए द लिटिल मनी सी हैड वाज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन। देखिए यहाँ पे उसके पास ना थोड़ा सा पैसा था, पहले तो पैसा था नहीं, बहुत थोड़ा सा पैसा था, लेकिन जो कुछ भी था वो सब दवाई में खर्च हो गया। यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन अ पावर वे नाउ, मतलब तुम्हारे पास जो भी थोड़ा बहुत समय बचा है उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, है ना। अब इसी तरीके से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की चर्चा किया जाएगा। तो फ्यू का मतलब होता है काउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाएगा और ये नकारात्मक अर्थ में आएगा, जबकि अ फ्यू का अर्थ है कुछ, मतलब बहुत थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब है जितना भी बचा है सबको लगा दीजिए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखिए, फ्यू पीपल्स आर फुली हैप्पी, मतलब कुछ व्यक्ति पूरी तरीके से खुश है, कुछ का मतलब नगण्य एकदम न के बराबर ऐसे लोग हैं जो पूर्णतः खुश हैं। फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, नगण्य लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी प्रकार के रोग, मतलब प्रत्येक रोगों से मुक्त हैं। अब देखिए यूज ऑफ अ फ्यू दिया मतलब थोड़े से, तो आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से यूज ऑफ द फ्यू को भी दिए, यहाँ पर भी आप इसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है फ्यूअर, लेस और लेसर। देखिए फ्यूअर का अर्थ हमेशा काउंटेबल्स के लिए किया जाता है, कम संख्या के लिए, जबकि लेस का अर्थ अनकाउंटेबल के लिए होता है, थोड़ी मात्रा के लिए। ठीक है, फ्यू मतलब ये संख्या को दिखाएगा, ये काउंट किया जा सकता है। लेस मतलब ये अनकाउंटेबल को दिखाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी कुछ लिखे गए, देखिए फ्यूअर पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, यहाँ पे पर्सन की बात है तो पर्सन को आप काउंट कर सकते हैं, इस वजह से फ्यूअर का यूज किया गया। फिर आगे देखिए आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रिपरेशन, यहाँ पे समय की बात है तो समय को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर लेस का यूज किया गया। जबकि लेसर का बात करेंगे तो लेसर का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात है एकदम अलग है। इसी तरीके से लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट की बात करेंगे तो देखिए लेटर और लेटेस्ट का प्रयोग सामान्य रूप से समय के संदर्भ में किया जाता है, यानी ये समय की बात है और ये क्रम के बारे में बताता है। यहाँ पे देखिए दिया ना, ये समय के बारे में आएगा शुरू का, जबकि लेटर और लास्ट ये होगा, ये क्रम को बताएगा। ठीक, चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। देखिए एल्डर और एल्डेस्ट जब बताएगा तो ये क्या होगा, ये एक ही परिवार के सदस्यों का रिलेशन बताएगा, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार का रिलेशन बताते हैं, अलग अलग परिवार के संबंधों का रिलेशन बताएगा। एल्डर या एल्डेस्ट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, जबकि ओल्डर या ओल्डेस्ट के बाद हमेशा देन का इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए दिया क्या है, एल्डर एवं एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों हेतु किया जाता है, जबकि ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। एल्डर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगा, जबकि ओल्डर के साथ देन प्रीपोजिशन प्रयुक्त होता है। एग्जांपल देखिए, राम इज माय एल्डर ब्रदर, है ना, राम इज ओल्डर देन श्याम, यहाँ पे देखिए ये ओल्डर देन, ये देन का यूज है। आगे देखिए माय मदर इज द एल्डेस्ट ऑफ द आवर फैमिली। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। फर्दर, फर्दर एंड फार्थेस्ट की बात करेंगे, देखिए फर्दर का अर्थ होता है तुलनात्मक रूप से अधिक दूर, है ना,
ये फार की कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि फारथेस्ट फार की सुपरलेटिव डिग्री है, जिसका अर्थ होता है सबसे अधिक दूर। और फर्दर की बात करेंगे तो इसका मतलब है एडिशनल, मतलब अतिरिक्त, है ना। तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा। अब सम और एनी की बात करते हैं, दोनों का अर्थ लगभग सेम होता है ना। बस फर्क इतना है कि सम का यूज हमेशा क्या होता है, ये अफर्मेटिव यू में किया जाता है ना, जबकि एनी की बात करेंगे तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में किया जाता है। तो यहाँ पर चीजें दी गई, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नो एनी की बात करेंगे तो नो एनी जैसा कोई फ्रेज नहीं होता है ना, ये इसका प्रयोग गलत होता है। जहां पर देखिए लिखा भी है नो एनी जैसा कोई फ्रेज नहीं आता, इसका प्रयोग गलत होता है। आई हैव नो एनी बुक, ये गलत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे नियर या नेक्स्ट की बात करेंगे तो नियर का प्रयोग हमेशा दूरी के संदर्भ में किया जाता है, जबकि नेक्स्ट का प्रयोग ऑर्डर के संबंध में किया जाता है। नियर क्या बताता है, नजदीक या दूर होना, जबकि नेक्स्ट ऑर्डर को बताता है। राम लिव्स नियर टू माई स्कूल, मतलब स्कूल के पास में रहते हैं। माई हाउस इज नियर टू द स्टेशन, स्टेशन के पास में। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर, ये अब क्रम को बता रहे हैं। देखिए मच और मेनी की बात करेंगे तो मच हमेशा परिणाम को बताता है, परिमाण को बताता है, मतलब संख्या को, ये क्वांटिटी को बताता है। और मेनी हमेशा संख्या को बताता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो मेनी होगा ये हमेशा काउंटेबल के साथ यूज किया जाएगा, और जो मच होगा ये अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जाएगा। देखिए आई हैव नॉट मच पेशेंस, देखिए पेशेंस को काउंट नहीं किया जा सकता, इस वजह से यहाँ पे मच का प्रयोग किया गया। ही हैजंट मेनी कार्स, कार्स को काउंट किया जा सकता है, यहाँ पे मेनी का प्रयोग किया गया है। तो जो काउंटेबल होगा वहां पर मेनी आएगा, जो अनकाउंटेबल होगा वहां पर मच आएगा। चलिए दोस्तों और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब मेनी और मच के बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग अगले क्लास में ही करते हैं, है ना, नहीं तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग भी महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।